हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 नादान दोस्त के एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न 1 है कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। इसका उत्तर है कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के बाल मन में ये सवाल उठ रहे थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने अंडे होंगे तथा अंडों से बच्चे कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होता है। माँ के घर के कामों में एवं बाबूजी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे, इसलिए दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो हमको अच्छे से मालूम है कि बच्चों के मन में उत्सुकता होता है, तो यहाँ पे केशव और श्यामा जो है ना वो अंडे से बच्चे कैसे निकलते हैं, घोंसला कैसा होता है, इस सब के बारे में जानना चाहते थे। लेकिन घर में कोई ऐसा था नहीं जो उनको इस बारे में बताए, इसीलिए वो खुद को ही तसल्ली दे के मन को संतुष्ट कर लिया करते थे। अब प्रश्न 2 है कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांग कर कानिस पर क्यों रखे थे। इसका उत्तर है कि कानिस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए टोकरी से छत बनाए, चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई तथा दाना पानी मंगाकर उसको प्याली में रख कर भूख मिटाने का प्रबंध किए। अब प्रश्न 3 है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो इसका उत्तर है कि केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। अब कहानी से आगे में पहला प्रश्न है कि केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। तो इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिखा है उसके अनुसार भी आप लिख सकते हैं। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि शायद अंडों से बच्चे बाहर आ गए होंगे। चिड़िया बच्चों के लिए इतना खाना कहाँ से लाएगी, बेचारे बच्चे इस तरह से चूँ चूँ करके मर जाएंगे। उन्हें धूप से भी बहुत कष्ट होगा। यदि उस जगह मैं होता तो मैं भी यही अनुमान लगाता और अंडों की रक्षा के लिए पूरी कोशिश करता। प्रश्न 2 है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो इसका उत्तर है कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में अंडों की हिफाजत करने के लिए चुपके से बाहर निकल आए। पिटाई की डर से माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने कारण नहीं बताया। इसके बाद इसका प्रश्न 3 है कि प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम उसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो इसका उत्तर है कि प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त दी है। मैं इसका शीर्षक रक्षा में हत्या देना चाहूँगा। इसके बाद हम लोग अनुमान और कल्पना में आ चुके हैं। पहला है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो इसका उत्तर है कि अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्हें पानी में बाहर निकलने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। प्रश्न 2 है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दीं, वे कहाँ गई होंगी। इस बात पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो इसका उत्तर है कि चिड़ियों के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहाँ से चली गईं और फिर कभी वापस नहीं आईं। वे दोनों वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होंगी, वहाँ घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। प्रश्न 3 है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है। ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो इसका उत्तर है कि एक बार मेरे घर में कुत्ते ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। उसे देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि इसकी मम्मी 4 बच्चों को कैसे दूध पिलाती है एवं उनको खाना कैसे खिलाती है। मैं अक्सर इनको बिस्कुट दिया करती थी। भाषा की बात पे आ चुके हैं। इसमें पहला है, नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है ना, उसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उनके नीचे रेखा खींचना है। तो देखते हैं कौन कौन सी इसमें तीनों प्रकार के जो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं वो हैं। एक दिन टीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा,
मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने उन्होंने, उनकी, उसने, मैं और आप मुझे इनके ऊपर रेखा खींचा हुआ है। अब देखते हैं ये कौन कौन से सर्वनाम हैं। तो इसमें उन्होंने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, उनकी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिसमें मैं, तुम को छोड़कर तीसरे को जब हम बोलते हैं ना तो अन्य हो जाता है। मैं जो है उत्तम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मुझे भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और आप जो है ना वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इसमें प्रश्न 2 देखिए कि 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो इसका उत्तर में लिखेंगे कि अमीर, अमीर जो है ना गुणवाचक विशेषण है। तो इसका वाक्य है कि मुकेश अंबानी अमीर व्यक्ति है। नीला, आसमान का रंग नीला है। स्वस्थ, नैन्सी स्वस्थ लड़की है। कच्चा, रीता को कच्चा आम पसंद है। अब इसमें तीसरा नंबर देखिए, तीसरा का पहला है कि केशव ने झुंझला कर कहा। यहाँ पे झुंझला कर के नीचे में रेखा खींचा हुआ है। उसी प्रकार से केशव रोनी सूरज बनाकर बोला, इसमें बना करके नीचे में रेखा खींचा हुआ है। और केशव घबरा कर उठा, तो घबरा करके नीचे में रेखा खींचा हुआ है। चौथा है कि केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, इसमें टिका कर के ऊपर रेखा खींचा हुआ है। और पांचवा है कि श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, तो गिड़गिड़ा कर के नीचे में रेखा खींचा हुआ है। अब आगे देखिए कि ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। अब तुम भी इन क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो। तो देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे होते हैं जो कि आदत को दिखाते हैं, ठीक है। तो जिसे इसमें झुंझलाकर, इसका वाक्य प्रयोग देखिए कि मम्मी की बात सुन नैन्सी झुंझलाकर चली गई। फिर उसके बाद बनाकर, मेरी मम्मी खाना बनाकर ड्यूटी जाती है। घबराकर, दुर्घटना की बात सुनकर बसंती घबराकर उठ गई। टिकाकर, रीता ने नज़रें टिकाकर निशाना साधी। गिड़गिड़ाकर, रीता ने गिड़गिड़ाकर राम से माफ़ी मांगी। इसमें प्रश्न 4 है कि नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह के एक अंश दिया गया है। इसमें आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा विराम चिन्ह मैंने लगा के रखा हुआ है। इसी को आपको कॉपी करना है कि उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, इसके बाद पूर्ण विराम है। 11 बज चुके थे, पूर्ण विराम है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, पूर्ण विराम है। पंडित जी ने बुलाया, अल्प विराम के बाद सेमीकोलन है, खोमचे वाले, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन क्लोज हो रहा है। खोमचे वाले के बाद डेस है, कहिए, अल्प विराम, कामा है, क्या दूँ, क्वेश्चन मार्क है, भूख लगाई ना, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप है, फिर अन्य जल छोड़ना साधुओं का काम है, इसके बाद कामा है, हमारा, फिर डेस है, आपका नहीं, फिर यहाँ पे पूर्ण विराम है, मोटे राम। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सेमीकोलन है स्टार्ट हो रहा है, अबे, फिर कामा है, अल्प विराम, क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ, क्या किसी साधु से कम है। यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम है, चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख न लगे। फिर पूर्ण विराम है, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे। फिर पूर्ण विराम है, देखें तो, अल्प विराम है, वहाँ क्या रेंग रहा है, पूर्ण विराम है, मुझे भय होता है, पूर्ण विराम है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन क्लोज्ड है।